नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच केंद्र और भूपेश सरकार के बीच ईडी को लेकर तकरार लगातार जारी है। हर रोज कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई पर बयानबाजी भी। जहां एक और भाजपा और केंद्र सरकार के नेता और मंत्री घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का पलटवार है कि ये कितना भी ईडी, आईटी, सीबीआई ले आए, वो डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं का सीधा हमला केंद्र पर है कि मोदी और आरएसएस संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सभा के दौरान आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एक नहीं बल्कि 3 कैंडिडेट के भरोसे चुनावी मैदान में है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चुनावी बयार, ईडी, सीबीआई पर तकरार में। चुनावी समर के बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और मोदी सरकार के बीच आर पार की जंग जारी है। चुनावी सभाओं के दौरान जमकर बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज भी बैकुंठपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी और सीबीआई को बीजेपी के कैंडिडेट करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस अमीरों के लिए लड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी रेवड़ी बांटती है। आप समाज को तोड़ रहे हो, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हो। चुनाव चल रहा है, ऐसे में ईडी का अटैक कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी एक हैं, यहां हमारे प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी ने तीन कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। इसमें एक ईडी, दूसरा आईटी, तीसरा सीबीआई। खड़गे ने कहा कि ये तीनों से हमें चुनाव लड़ना हो रहा है। ये हमारे प्रत्याशियों पर रातों रात अटैक कर उसे डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सभा के दौरान जनता से अपील कर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। इधर ईडी की कार्रवाई पर सीएम ने कहा कि पूरा इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमन सिंह के साथ प्रिय जो अधिकारी थे, आज कल वो नंबर 2 के और अदानी के संपर्क में हैं। वहीं लोग स्टोरी प्लान कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने की साजिश पिछले 3 साल से चल रही है। आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है और ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के साथ ही अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस भयभीत है। यदि ये ईमानदार है तो डरने की जरूरत क्या है। लेकिन अब सवाल यही है कि ईडी, सीबीआई पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहां तक सही है और किसके आरोपों में कितना दम है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चुनावी बयार, ईडी, सीबीआई पर तकरार में। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बीजेपी वाले हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले में उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ा किए। आप पूछेंगे कौन है? एक तो है ईडी वाला, दूसरा है इनकम टैक्स वाला और तीसरा है हमारे सीबीआई वाला। ये लोग अब हमारे कैंडिडेट कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, उनके पार्टी के लोग हो, कोई भी अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के है तो रातों रात उनके घर के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। अरे क्यों 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 भूपेश बघेल जी डर रहे हो भाई? ये कांग्रेस के लोग भयभीत क्यों है? मेरी समझ से बाहर है। अगर आप ईमानदार हो तो डरने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल जी जैसे ही अमित शाह जी आते घबराते हैं, डरते हैं वो। फिर कहीं से मेरा पैसा जब्त ना हो जाए, कहीं से जो है काली संपत्ति के ऊपर में फिर प्रहार ना हो जाए। तो जो पैसा अगर मान लीजिए अनैतिक पैसा कमाए, वही लोग डरते हैं। तो चुनावी बयार, ईडी और सीबीआई पर तकरार, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, चुनाव विश्लेषक अमित जीवन जी और वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी,
जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलत नहीं किया आप लोग ने तो फिर आप डर क्यों रहे हैं, इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? भागीरथ जी, डरने वाली तो बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई और अंग्रेजों से नहीं डरे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक संगठन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है भागीरथी जी, उनसे डरने वाली बात ही नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो आज ईडी, आईटी और सीबीआई, हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनके 3 कैंडिडेट हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन है, चुनाव हारने की स्थिति में है, तो ये 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एक संवैधानिक संस्थाएं है जिसपे देश की जनता भरोसा करती थी, आज एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो आपत्ति देश की जनता भरोसा करती थी, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, जब आप लोग की केंद्र में सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। और कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए। नहीं, मैंने कहा एक लाइन इसमें ऐड कर देता हूं। देखिए, बहुत अच्छा आंकड़ा आपको दिया आपने। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की तो मैं कुछ और दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं। हमारी यूपीए सरकार 10 साल नहीं, हमने कुल ईडी के द्वारा 112 मामले दर्ज किए गए और इनकी 9-9.5 साल में 5310 मामले। तो आप इसका परसेंटेज देख लीजिए कितना गुना बढ़ा, करीब करीब 500 गुना। दूसरा देख लीजिए, जो हाईकोर्ट के निर्णय आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है 98% मामले सिर्फ विपक्ष पे, कांग्रेस और अन्य पार्टी पे दर्ज किए गए, जो स्पष्ट इनकी नियत नीति मंशा को प्रमाणित करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 2 निर्णय दे देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में कहा, ईडी अपनी जो जांच की प्रक्रिया है उसको ज्यादा पारदर्शी बनाए, दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई न करे, पहला। दूसरा, भय और आतंक का माहौल बनाने का प्रयास न करे। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रहा है कि देश की केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के नेता ईडी का प्रयोग एलिमेंटिंग डेमोक्रेसी के रूप में। नहीं, लेकिन अजय जी, अगर इनकम टैक्स की रेड होती है, अगर ईडी कहीं पर छापे मारता है, ईडी किसी तरह की जांच पड़ताल करता है, तो इसमें भय का वातावरण कैसे बनेगा? क्योंकि ये तो उनका काम है। उनको अगर लगता है कि कहीं से अगर कुछ ज्यादा आय से अधिक संपत्ति मिल रही है, आय से अधिक अगर वहां पर कुछ पैसा मिल रहा है, तो ये तो सीबीआई, ये तो ईडी का काम है, ये तो इनकम टैक्स का काम है। क्या वो अपना काम नहीं करें क्या? भागीरथ साहू जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। आप अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं। ये मेरे कमेंट नहीं है, ये देश का सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट है कि ईडी जो है भय और आतंक का माहौल पैदा ना करे। क्या भागीरथ साहू जी, आप उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं पैदा ना करें। नहीं, ठीक है, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने भविष्य की बात कही है और आप वर्तमान की बात करें। नहीं, अजय जी, देखिए, थोड़ा सा आप इसे को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा भय का माहौल ना करें, लेकिन आप सीधी तरह से आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो उनका काम है वो काम करेंगे ना। न्यायालय के निर्णय पे उंगली उठा रहे हैं, ये स्पष्ट है। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको डेट भी कोट कर दूंगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मुझे देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातें कहता है और हर कोई उसमें अपनी अपनी बातें उठा लेता है अपनी मतलब की। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातें कहता है, हर कोई उसमें अपने अपनी मतलब की बातें उठा लेता है। जब गौरव जी इसमें बयान देंगे, देखिएगा आप वो भी सुप्रीम कोर्ट को कोट करेंगे। आज चैनल पे बोल दीजिए भागीरथ साहू जी कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। नहीं, मैं आपसे, देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, क्या देखिए, आप जिस तरह की बातें करें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मना किया कार्रवाई को लेकर? क्या सीबीआई को मना किया? नहीं किया ना। अगर कुछ गलत हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कार्रवाई मत कीजिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजें कहता है, आप उसमें अपनी मनपसंद की बातें उठा लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। प्रश्न पूछने में जवाब दे देता हूँ। ठीक है, प्रश्न पूछना आसान है भागीरथ जी, उसका जवाब देना समय चाहिए मुझे। देख लीजिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। क्या ईडी, आईटी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए? आज माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में एनसीपी के नेता अजीत पवार के लिए कहते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, ये जेल जाने वाले हैं। 3 दिन के बाद वही अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी के जो चार्जशीट दाखिल की जाती है उसमें अजीत पवार का नाम हटा दिया जाता है। ये वही अजीत पवार आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद पे है। क्या ये ट्रांसपेरेंसी आप मानते हैं इसको भागीरथी जी? और ये इकलौता उदाहरण नहीं है। आज एकनाथ शिंदे देख लीजिए, महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी थी। जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं सारी कार्रवाई खत्म। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पे हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में, जो पहले कांग्रेस की पार्टी में थे, लगातार ईटी, आईडी और इनकम टैक्स के दम पे ब्लैकमेल करके, लोकतंत्र की हत्या करके आप उसको मुख्यमंत्री के पद में शामिल करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बात कर लीजिए, आप नारायण राणे की बात कर लीजिए। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ भागीरथ जी। देश में जिस प्रकार से ईडी, आईटी और इनकम टैक्स के दम पे विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। ठीक है, आपके सवाल और आरोप बहुत सारे हैं। अभी गौरव जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता।
जब वो जुड़ेंगे तो ये सवाल मैं उनसे करूंगा। लेकिन हमारे साथ है लगन चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अमित जीवन जी भी, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। लगन चौधरी जी, देखिए जिस तरह से लगातार सरकार अगर कह रही है भाई, क्योंकि ये हमारे कहने पे काम नहीं करती ये संस्था, ये संस्था एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था, ये अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले 3-3 कैंडिडेट है, ईडी, सीबीआई और आईटी से हमें लड़ना पड़ रहा है, और चौथा भाजपा कैंडिडेट में लाएंगे तो 4 कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन क्या जनता इस चीज को समझ पा रही है? जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रही है, क्या जनता इसको समझ पा रही है? या फिर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि देखिए कार्रवाई तो होगी, अब किसी के खिलाफ अब ये एक पक्षीय हो रही है, 2 पक्षीय हो रही है, ये बात अलग है, लेकिन ये संस्था है, ये संस्था तो इसी तरह से कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। और इसके देखिए, इसके पहले भी कार्रवाइयां हुई है, तो जब भी इस पर सवाल उठता है या उठाया जाता है तो भाजपा यही कहती है कि भाई इसके पहले भी तो कार्रवाइयां हुई है। तो ये बहुत जो है लाजमी सवाल है कि यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। देखिए केंद्र सरकार जो है लगातार जो है खास करके उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां चुनाव होने वाले हैं या चुनाव हो रहे हैं, लगातार इस तरह के छापे मार रही है, और तो इससे कांग्रेस तो बच नहीं सकती। और जैसा कि जो है कि ईडी और सीबीआई और जो है इसको रोक भी नहीं सकते उसके छापों को, भाई वो उनका काम है और संवैधानिक संस्थाएं हैं तो उनको रोक नहीं सकते। लेकिन इसका जो सबसे सटीक उत्तर जनता ही देगी, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से भाजपा अभी ट्रायल कर रही है कि इसका क्या लाभ जो है विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से यदि 3 दिसंबर के जो परिणाम है वो बताएंगे कि यदि भाजपा को मनमाफिक जो है सीटें मिल जाती है, भले सरकार ना बना सके लेकिन उनके सीटें 35-40 तक भी आ जाती है, तो ये मानिए कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 4-5 महीने बाद, उस समय स्थिति और भयावह होगी। इससे और दुगुनी तुगुनी स्तर पर जो है इनकी कार्रवाइयां होंगी। तो ये भाजपा एक तरह से ट्रायल के रूप में देख रही है कि इसका किस तरह से जनता रिएक्ट करती है। और जनता इस समय बहुत ही जो है खामोश होकर देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, और जो है ये उसका जो रिएक्शन है वो 17 तारीख को पता चलेगा। और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो यदि कांग्रेस के पक्ष में यदि जो है परिणाम आता है तो फिर देखिए ये सारी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। यदि भाजपा को इसका मनमाफिक लाभ मिलता है तो कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि भले ही हम ये कह लें कि ये भाजपा का एक तरह से जो है कांग्रेस को कमजोर करने का एक तरीका है, लेकिन कांग्रेस को तो इससे जूझना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात के साथ में जो है कहना चाहूंगा कि देखिए कि कांग्रेस को इस समय भाजपा से, ईडी, सीबीआई, आईटी से लड़ना है, लेकिन आंतरिक जो कलह कांग्रेस के भीतर जो पनप रहा है वो भी भाजपा के लिए खतरा है। आज अरुण तिवारी ने बिलासपुर में जिस तरह से 4 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है सैलजा पर हवाला के माध्यम से हरियाणा में देने का, तो कांग्रेस को इन सब चीजों का भी जवाब देना है। और जनता जो है इन सब चीजों को भी देख रही है। तो केवल ईडी और सीबीआई और आईटी से कांग्रेस को नहीं लड़ना है, बल्कि अपने ही जो पूर्व विधायक रहे हैं अरुण तिवारी कांग्रेस के ही, और उन्होंने कांग्रेस पर इस तरह का सनसनीखेज आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प मोड में जा रहा है, और कांग्रेस की स्थितियां जो है थोड़ी सी जो है संकट। बिल्कुल लखन जी, दिलचस्प मोड़ पे जा रहा है, और एक चरण का चुनाव हो चुका है जहां पर 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब बाकी की जो सीटों पर चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम ये भी समझेंगे कि चुनाव में इसका क्या असर हो रहा है, जो दूसरे चरण का चुनाव होगा 17 नवंबर को, और जिस तरह के ये आरोप लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी लगे, और जिस तरह से ईडी, सीबीआई लगातार यहां पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी, सीबीआई केंद्र के कहने पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान कर रही है, डराने की बात कर रही है। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अमित जीवन जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं। अमित जीवन जी, देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी कह रही है कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केंद्र के दबाव में ये दोनों संस्थाएं गलत काम कर रही हैं, लेकिन इसका असर अब चुनाव में अब क्या देख रहे हैं आप? 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, अब बाकी की सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। चुनाव में इसका आप क्या असर देख पा रहे हैं आप? देखिए भागीरथ जी, मोदी जी ने कहा कि
मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा और इसके ऊपर जो है वो लगातार मैं कार्यवाही करते रहूंगा। ठीक है। एक तरफ खड़गे जी ने कहा कि हमारे खिलाफ जो है 4 संस्थाएं काम कर रही हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, सीबीआई। ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर इस बात को देखते हुए कि आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही कर रही है, तो इससे कार्यवाही तो नहीं रुक सकती ना। तो अगर ईडी गलत कार्यवाही कर रही है तो ईडी को उसका परिणाम सोचना चाहिए कि उसके ऊपर लांछन लग सकता है, उसके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। अब सवाल ये है, अगर ईडी को तुरंत टोटल का टोटल गलत मान लिया जाए तो आप पार्टी पर जो ईडी ने आरोप लगाए थे, सत्येंद्र जैन जी अंदर हुए, सिसोदिया जी अंदर हो गए, संजय सिंह जी अंदर हो गए, तो अगर ईडी सही में गलत है और एक तरफा कार्यवाही करती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून गलत कर रहा है। अगर कानून ने सजा दी है तो इसका मतलब आप कानून के ऊपर भी उंगली उठा रहे हो, फिर आपका भरोसा किसके ऊपर है? देखिए, ईडी को कार्यवाही करनी चाहिए, निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए ईडी को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये तो संभव नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि मैं पूरे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं, तो ईडी, आईटी, इनकम टैक्स अगर अपनी कार्यवाही कर रही हैं तो उन्हें कार्यवाही करने दीजिए। अगर कार्यवाही गलत होती है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईडी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी के ऊपर गलत आरोप लगा सके। अगर ईडी गलत आरोप लगाती है तो जनता को उसका जवाब देना चाहिए और ईडी के ऊपर वो कार्यवाही होनी चाहिए। अब ठीक है अजय जी, आप कुछ प्रिंट दिखा रहे, जब मैं आपको दोबारा आऊंगा तो आप उस वक्त दिखा के बता सकते हैं। एक्शन लेना है। जी अमित जी कंटिन्यू। आप जिम्मेदारी होती है ईडी की कि उससे सही कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ईडी की कार्यवाही को एक तरफा मानते हैं तो ये दिल्ली में 3 नेता जो है आप पार्टी के, ये नेता अंदर क्यों पड़े हुए हैं और इन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इससे ये सिद्ध होता है। लेकिन अमित जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, अजय गंगवानी जी का भी जो कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, वो कह रहे हैं देखिए बहुत सारे जिस तरह से बीजेपी पहले आरोप लगाती रही है, चाहे अजित पवार के ऊपर बात कर ले, चाहे दूसरे नेताओं के ऊपर बात कर ले, लेकिन जब जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो वो जो कार्रवाई जो पहले चल रही होती है वो बंद हो जाती है। तो यहां पर सिर्फ एक तरह से सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है, जो बीजेपी के साथ है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। इस चीज का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे कि एक आदमी के ऊपर आरोप है और वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो निर्मा से धुल जाए, ये नहीं होना चाहिए। आरोप तो आरोप है, अपराध तो अपराध है। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या नेशनल कांग्रेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका छत्तीसगढ़ चुनाव में कुछ आप असर देख पा रहे हैं अमित जी? छत्तीसगढ़ चुनाव में आप इसका असर देख पा रहे हैं क्या? वाकई कांग्रेस को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रहे हैं, ये जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है या फिर इसका उल्टा रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जो लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कैसा आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है? देखिए, हम जब समाज में उठते बैठते हैं, जहां आना जाना होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो महादेव हवाला वाली जो कार्यवाही हुई है, महादेव सट्टे वाली कार्यवाही हुई है, इस पे सरकार कुछ तो बैकफुट पर आ गई है। लोगों के बीच में चर्चा होने लगी है कि कुछ तो होगा। हम नहीं जानते एक्चुअली क्या है, ये ईडी का कार्य है, वो कार्यवाही करे और उसकी जांच करे, परंतु थोड़ी आंच आई है। इसका खामियाजा कुछ ना कुछ कांग्रेस सरकार को मतलब जो है भोगना पड़ेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि लोगों ने, मैं कल ही चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा धुआं कैसा उठ रहा है, कहीं तो आग लगी होगी। तो संभव है कुछ हुआ हो। तो अगर सौरभ सोनी ने इतने आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि मुझे परेशान किया गया, मुझसे और रकम की डिमांड की गई, इसलिए मजबूर होकर मुझे मुंह खोलना पड़ा। महादेव हवाला में मतलब जो है, महादेव सट्टे में जो है कार्यवाही कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में की थी और लोगों को अरेस्ट भी किया था। तो इसका मतलब तो ये है कि प्रदेश के अंदर सट्टे का कार्य जो है, सट्टे का जो है बड़ी जोर शोर से हो रहा था, इसलिए तो जो है गिरफ्तारियां हुई थी। सौरभ सोनी ने आरोप लगा दिया क्योंकि पैसे की डिमांड बढ़ते जा रही थी, इसलिए मुझे मतलब जो है मजबूर होकर मुंह खोलना पड़ा। अगर उसने आरोप लगाया है
ठीक, तो साधारण आप कह रहे हैं कि आरोप इसका नहीं असर चुनाव में जरूर देखने को मुख्यमंत्री मिलेगा। के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, अजय जी, अजय एसपी जी, के खिलाफ। अजय जी, देखिए जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं, अब बिल्कुल जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप लगा है भूपेश बघेल के ऊपर, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, 508 करोड़ रुपए देने का जो प्रमोटर है महादेव ऐप के, और कहीं ना कहीं इससे आप लोग थोड़े से बैकफुट में हैं। क्या इसलिए चुनावी सभा में आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र के दबाव में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्योंकि देखिए, ये मैं फिर वही कह रहा हूं, इन संस्था का काम है इस तरह की कार्रवाई करना। अगर कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ये संस्था अपनी जांच तो करेगी ना, जब तक इनकम टैक्स कहीं जाके चेक नहीं करेगी कि आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं है। जांच करने के बाद सामने तो आता है ना कि आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं, किसी तरह के इनकम टैक्स के ऊपर कहीं यहां पर छुपा के तो नहीं रखा गया। कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कार्रवाई से क्यों समस्या? अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो फिर वाकई परेशान होना चाहिए, धुआं वहीं उठेगा ना, आग तो वहीं चलेगी जहां पर धुआं उठेगा। तो कुछ क्या आप लोग बैकफुट में हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग? भागीरथ जी, एक दो प्रश्नों तो जोड़ लीजिए ताकि मैं बीच में बोलूं तो बीच में आप मुझे डिस्टर्ब न करें। मेरे को 2.5 मिनट दीजिएगा, अगला 2.5 मिनट। ठीक है, आप 2.5 मिनट पूरा लीजिए। अभी 38 हो रहा है, मैं 2.5 मिनट बिल्कुल आपको नहीं टोकूंगा। ठीक है, लीजिए। भागीरथ जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज ईडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनीतिक छवि को धूमिल करने की जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी समझ रही है। आज अमित जीवन जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने दो बातें प्रमुख रूप से कही। पहला, अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो वॉशिंग पाउडर से धुल जाए, ये आपत्तिजनक है, 100% सहमत हूं। लेकिन एक चीज और स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, जिस प्रकार से राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, इसका कोई असर छत्तीसगढ़ की वोटिंग पे नहीं आने वाला। हम 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाऊं। पहली बात, महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही है, तो महादेव सट्टा ऐप के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस देश की सबसे अग्रणी पुलिस है, जिन्होंने 72 मामलों में 449 लोगों की गिरफ्तारी की, 191 लैपटॉप जब्त किए, 865 मोबाइल जब्त की, 1.5 करोड़ रुपए की कैश जब्त की और 16 करोड़ रुपए के बेनामी खातों की कैश जब्त किया गया। तो हमारी कार्रवाई बता रही है, 12 अक्टूबर 2022 को हमारी रायपुर की साइबर सेल ने गूगल को पत्र लिखा कि महादेव ऐप को गूगल से हटाया जाए। उसके बाद गूगल ने हटाया। तो हमारी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, पहली बात। अब मैं मुद्दे पे आ जाऊं। आज असीम दास, ये जिस असीम दास के बयान के ऊपर ईडी जो है मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रही है, जो फर्जी बात कर रही है कि 508 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे पहली बात, आप ईडी के स्टेटमेंट पढ़िए। उनके स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो बयान की जांच अभी बाकी है, अगर किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर किसी पर आरोप प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो अगर जब तक आपने बयान की मंशा नहीं की है तो उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहली बात, अगर ईडी खुद श्योर नहीं है तो दिख रहा है कि जब ईडी स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करे इस बयान को कि जो उपयोगी है, जो आरोपी है, उसका बयान अभी जांच का विषय है, तो आखिर किस आधार पर आरोप लगा रहा है? मेरी पहली बात। दूसरी बात, असीम दास जिसके बयान पे आरोप लगा रहे हैं, वही असीम दास भाजपा कार्यकर्ता है। ये देखिए, ये रमन सिंह के साथ फोटो, ये प्रेम प्रकाश पांडे के साथ फोटो, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जो एक संवैधानिक मुखिया है, उसके साथ फोटो। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, आज ईडी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ये गाड़ी की फोटो है भागीरथ जी। इस गाड़ी का नंबर है CG12AR6300। ठीक है, ठीक है अजय जी, आपने कहा था मैं आपको टोको नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन ठीक है, आप सवाल पूछूंगा। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको, मैंने बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन एक सवाल, देखिए डिबेट है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आप कह रहे थे, वो 2.5 मिनट आपके संपन्न हो गए। मेरा एक सवाल है कि आप इस तरह के फोटो दिखाकर ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के इन आरोपियों से संबंध है, लेकिन अगर वही आरोपी जब आपके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप लगाता है तो आप कहते हैं कि झूठा आरोपी है। मेरी बात तो समझ लीजिए। अब मैं बात कर देता हूँ, ये पटकथा कौन लिख रहा है? आज सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, कौन आज ये जो आरोप लग रहा है उसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? आप इस बात को बहुत अच्छे समझ में, अमित जीवन जी यहाँ चुनाव विश्लेषक बैठे हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया। मैं यही सवाल गौरव जी से पूछ लेता हूँ। आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ गौरव जी से। ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। भागीरथ जी, देखिए, ये गाड़ी जो मिली है, ईडी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, इसमें जो गाड़ी का नंबर है CG12AR6300। ये गाड़ी है बिजमोहन अग्रवाल के नाम से, जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के सगे भाई है, जो वहां बिल्डर है। मतलब 3 चीजें आप जोड़ लीजिए। गाड़ी का जो गाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की, जो आरोप लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ईडी बिना उसकी स्टेटमेंट की जांच के ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है। ये तीनों बातें बता रही है
कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी मिलके ठीक है, गंभीर सवाल आपने लगाए, यही ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। गौरव मिश्रा जी, जो अजय गंगवानी जी ने सवाल उठाया, आरोप लगाया, इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या बड़े बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हमारे जो एक कैंडिडेट है उनको 3-3 कैंडिडेट से लड़ना पड़ रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और हमें कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। गौरव जी। बन चुका है जी। जहां इनकी सरकारें होती हैं वहां कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार को कैसे कानूनी जामा पहनाया जाए, उसमें पूरे कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो लग जाता है। चाहे अब देखिए कर्नाटका में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार चल रही है। कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटालों में नाम ना आया हो इनके सरकार का। रुपए बरामद किए जा रहे हैं, इनके अधिकारी, टॉप लेवल के ऑफिसर जेल काट रहे हैं, तमाम जांचें चल रही हैं, और उसके बाद भी ये डंके की चोट पे कहते हैं कि ये सबसे बड़े ईमानदार हैं। एक कट्टर ईमानदार को आपने दिल्ली में देखा, एक एक कर सब अंदर जा रहे हैं। कब उनके टॉप बॉस का नंबर आज कोई कुछ पता नहीं है। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ को दुधारू गाय बना करके कांग्रेस पार्टी के लिए जहां जहां चुनाव होता है, जिस जिस प्रदेश में चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ का पैसा, लूटा हुआ पैसा वहां के चुनावों में बहाया जाता है। ये कुछ छुपा हुआ है क्या? आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, सारे विकास कार्य ठप हो गए और झूठे वादों के आधार पर फिर ये चुनाव में आ रहे हैं, और भाजपा उसको एक्सपोज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें चल रही हैं, जनता रिपीट इसलिए करती है, 2-2 टर्म, 3-3 टर्म इसलिए रिपीट करती है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की, मूलभूत सुविधाओं के विकास होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सभी क्षेत्रों में विकास होते हैं, और जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति जो है वो कारगर होती है। और उसमें अगर कोई लिप्त होता है, चाहे किसी लेकिन गौरव जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई जहां जहां आपकी सरकारें, जिन जिन बड़े बड़े नेताओं पर आपने आरोप लगाया था, चाहे अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हैं, और शुभेंदु अधिकारी है, हेमंता बिस्वा है, जिन जिन के ऊपर आप लोग ने आरोप लगाए थे कभी, अब वो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में, या आपकी पार्टी में, तो सारे वो आरोप आप खत्म हो गए, वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए। ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर पैसे निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई वही हो रही है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी चुनाव से समय। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या आप लोग यहां पर प्रत्याशियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को यहां पर आप लोग कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से लड़ा जा रहा है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? सट्टा से सत्ता तक का रास्ता कौन अख्तियार कर रहा है भागीरथ जी, आप ये बताइए। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कोई आरोप नहीं था, और जो आरोप झूठा लगा था वो खत्म हो चुका है। एनसीपी की जहां तक बात है, जो जांच चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला गया है और न डाला जाएगा, क्योंकि स्वायत्त संस्थाएं जांच करती हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि अपने काले कारनामों को किस तरीके से ढका जाए, इस तरीके से बचा नहीं जा सकता कि आपने भी ऐसा किया था इसलिए हमको उसका लाइसेंस मिल जाना चाहिए। क्राइम करने का लाइसेंस मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि फलाने ने भी किया था। ये तो कुतर्क हो गया। जवाब ये दे कि शराब का घोटाला क्यों हुआ, जवाब ये दे कि भर्ती घोटाला क्यों हुआ, जवाब ये दे कि सट्टा के माध्यम थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। में क्यों हो रहा है? आपकी आवाज थोड़े से देख सकते हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी गौरव जी, समय कम है, अपनी बात आपको सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए। जी, मैंने वैसे जी यही कहा कि देखिए, अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरे के पाप नहीं गिनाने चाहिए कि फलाने ने किया है तो हम भी ये करेंगे, इसलिए हमारे लिए ये लाइसेंस है कि हम ये करेंगे। कार्रवाई का यहाँ पर आरोप लग रहा है गौरव जी, एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। जो क्राइम करेगा, जो अपराध करेगा, आप ये बताइए, चुनाव आयोग इस समय इफेक्टिव है और चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके दामाद के साथ भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं? उनके दामाद को साथ लेकर के क्यों चल रहे हैं? उनको क्या समस्या है? कौन सा घोटाला कर रहे हैं वहां पर? ठीक है, मुझे लगता है कि बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। एक अहम सवाल लखन चौधरी जी से मैं करना चाहूंगा। लखन जी, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लग रहा है, उनकी विश्वसनीयता कैसे बरकरार हो, कैसे जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश की और हर कोई अलग अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन
उनका काम है कार्रवाई करना, वो अपनी कार्रवाई भी करते रहे लखन जी, लेकिन विश्वसनीयता भी बरकरार रहे। किस तरह से क्या कुछ होना चाहिए कि विश्वसनीयता बरकरार है और वो कार्रवाई भी करते रहे, क्योंकि गलत कोई भी करे, कोई भी किसी पार्टी का नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाइयों पर सवाल भी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर जो ये सवाल खड़ा किया जाता है, कन्विक्शन रेट को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, और सारे विपक्षी नेताओं को ही जिस तरह से टारगेट किया जाता है, ये भी सवाल है अपने आप में। ठीक है कि हम कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, ठीक है कि कांग्रेस ने भी पहले ऐसा किया और कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा चल रही है, तो ये कहाँ का जो है कि भाई कांग्रेस ने जैसा किया वैसा आप क्यों कर रहे हैं? जी 112 मामले थे, मैं माफी चाह रहा हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। उस समय 112 मामले थे, वर्तमान में नहीं ठीक है, ठीक है अजय जी अपनी बात रख दिए। लखन जी को अपने हिसाब से कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। है कि अब जनता ही तय करेगी। देखिए, इस तरह की चीजें यदि भाजपा लगातार करती जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जनता जो है भाजपा की हर एक कार्रवाइयों पर ठप्पा लगाती जाएगी, मोहर लगाती जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग यदि भाजपा करेगी तो आगे चलकर भाजपा बिल्कुल, मुझे लगता है ये चीज छुपेंगी नहीं, अंततः जनता ही तय करती है और उसके हाथ में बड़ा मजबूत एक उसमें शस्त्र रहता है और मतदान का। बिल्कुल बिल्कुल लखन जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमित जीवन जी, देखिए समय कम है, कुछ आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा। जनता तो तय करेगी क्योंकि उसके हाथ में बड़ा शस्त्र रहता है, मतदान करने का, वोटिंग का अधिकार। लेकिन क्या जिस तरह से ताबड़तोड़ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी चल रही है, चुनाव के समय चल रही है और चुनाव के पहले शुरू हो गई थी, क्या चुनाव खत्म होने के बाद इसमें कोई तब्दीली दिखाई देगी या फिर इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, या फिर इसमें कमी आएगी? जी अमित जी, अगर कार्यवाही सही हो रही होगी और इस चीज का परिणाम सामने आता है तो ये कार्यवाही आगे बढ़ती जाएगी। क्या रिजल्ट के हिसाब से इसमें कुछ फेरबदल होगा? अगर रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया तो शायद इसमें कार्रवाई कम हो जाए, अगर बीजेपी के पक्ष में गया और तेज हो जाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक है, ये चीज संभव है, ऐसा हो सकता है। मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। बीजेपी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वोटिंग में उसे इस चीज का फायदा मिले, और कांग्रेस बिल्कुल कोशिश करेगी कि ये आरोप जो है निराधार सिद्ध हो। अब ये ईडी का काम है कि इसको किस कदर वो प्रूफ कर पाती है, कितना सही साबित कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ईडी गलत आरोप लगा रही है तो ईडी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। बिल्कुल, तो बाकी बिल्कुल जो हम बात करते हैं विश्वसनीयता की, तो यहाँ पर देखना होगा कि इन संवैधानिक संस्थाओं के पास जो सबूत आते हैं उस सबूत के आधार पर किस तरह से इसमें कार्रवाई होती है, या फिर सिर्फ जांच पड़ताल होती रहती है और इसी तरह के मामले आगे बढ़ते जाते हैं और जो फिल्मी डायलॉग तारीख पर तारीख बस मिलती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी चाहूंगा अजय जी, समय कम है इसलिए दोबारा आपके पास नहीं आ सका, माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय जी, गौरव मिश्रा जी, अमित जीवन जी और लखन चौधरी जी, हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी बयार है, ईडी सीबीआई पर तकरार है, लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केंद्र और बीजेपी यहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को एक प्रत्याशी के तौर पर उतार रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे एक प्रत्याशी को इनकी 3-3, 4-4 प्रत्याशियों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्या इसका असर चुनाव में होगा? मुझे लगता है जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा उस वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग है, कार्रवाई हो रही है, अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है यहां पर इन संवैधानिक संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए और स्वतंत्र होकर कार्रवाई करना चाहिए। जो गलत करे उसको सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।